नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा सूत्र में। और आज हमारी जो क्लास है हिस्ट्री की रहेगी। और आज हमारी इस क्लास की शुरुआत हम एक शेर के साथ करेंगे कि लाख दलदल ही सही पैरों को जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही दुआओं में उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और कैसे गुलाम वंश या मामलूक वंश या फिर इल्बारी वंश, तीनों एक ही वंश है, उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया दिल्ली सल्तनत में भारत के अंदर। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के अगले शासक, या ये कहें कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र शासिका रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान, ये कौन थी रजिया सुल्तान? ये दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी रजिया सुल्तान। देखिए क्या था, हमने कल पिछले जो लेक्चर था उसमें पता किया था कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत गुलाम वंश से हुई और गुलाम वंश के पहले शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गोरी के एक गुलाम थे, इसी वजह से गुलाम वंश को गुलाम कहा जाता था। गुलाम वंश में अगला जो शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश, वो बने थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक बेटी थी जिसका नाम था कुतुब बेगम, जो कि इल्तुतमिश की पत्नी थी। तो ये कह सकते हैं कि रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की नातिन हुआ करती थी। रजिया सुल्तान के नाना थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए रजिया सुल्तान के बारे में पता करते हैं। इसके जो बचपन का नाम था वो था रजिया अल दीन। रजिया अल दीन नाम से जानी जाती थी बचपन में ये। रजिया अल दीन इनका बचपन का नाम हुआ करता था। इनके पिता की अगर मैं बात करूं तो हमने पिछले लेक्चर में पता कर ही लिया था, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के दूसरे, या फिर ये कहें दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ये कहा जाता था इल्तुतमिश के बारे में। इनकी जो माता थी वो कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, उनका नाम था कुतुब बेगम। अब देखिए, जो जिसके नाना खुद गुलाम वंश के संस्थापक रहे, मतलब जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, जिनके पिता खुद सुल्तान रहे, तो उनकी रगों में भी कहीं ना कहीं सुल्तान बनने के गुण तो थे ही। तो इनका रजिया सुल्तान का सुल्तान बनना तो लगभग बचपन से ही तय था। इनका जन्म हुआ था 1205 के अंदर। 1205 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ बच्चों? इनका जन्म हुआ था बदायूं। बदायूं जो कि उत्तर प्रदेश में है। इल्तुतमिश 1205 में क्या थे? बदायूं के गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश स्थापन करने में काफी ज्यादा सहायता की थी दिल्ली के अंदर। क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो जितने भी गवर्नर थे मोहम्मद गोरी के इंडिया के अंदर, सबने बगावत शुरू कर दी थी। सब ये कहने लग गए थे कि हमें राजपाट चाहिए, हमें राजपाट चाहिए। लेकिन मोहम्मद गोरी के फेवरेट गुलाम हुआ करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो हक उन्हीं का बनता था। इसी में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की काफी ज्यादा मदद की थी, उनकी हेल्प की थी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को स्थापित करने के लिए। उस वक्त इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर थे जब रजिया सुल्तान, या फिर कहें रजिया अल दीन का जन्म हुआ। देखिए बचपन में जो लड़कियां होती हैं गुड्डे गुड़ियों से काफी खेलती हैं, उन्हें शौक होता है मेकअप करने का। लेकिन रजिया सुल्तान और आम लड़कियों से काफी अलग थी, काफी डिफरेंट थी।
बचपन से ही उसका जो शौक था, उसका मन था, वो तलवारबाजी में, तीर कमान में, इन सब में, सारी की सारी युद्ध नीतियां सीखने में, राजनीति में, इनमें ही मन लगा करता था रजिया सुल्तान का। तो ये बात इल्तुतमिश को भी पता थी कि जो मेरी बेटी है वो कहीं ना कहीं बेटों के बराबर है। तो हरियाणा में जैसी हमारी कहावत है ना कि हमारी बेटियां क्या बेटों से कम है, तो वैसा ही कुछ था इल्तुतमिश की बेटी रजिया अल दीन के साथ भी। काफी ज्यादा समझदार थी, युद्ध नीति में काफी ज्यादा निपुण हुआ करती थी रजिया अल दीन। देखिए कल के जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें पता किया था कि इल्तुतमिश के समय में ही चंगेज खान जो था वो भारत में आया था। क्या करने आया था भारत में? क्योंकि चंगेज खान का एक भाई था जमुखा, जिसकी हत्या कर दी थी उज्बेकिस्तान के एक शासक, जिसका नाम क्या था बच्चों? पिछले लेक्चर में बताया था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। उसको ढूंढते ढूंढते ही इंडिया में आया था चंगेज खान, और इल्तुतमिश के समय में ही आया था चंगेज खान। तो इल्तुतमिश के समय में ही मंगोलों के आक्रमण का काफी ज्यादा खतरा बना रहता था उस समय भारत के ऊपर। तो जो इल्तुतमिश थे वो काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे अपने शेड्यूल में। वो उन्हें पता था कि मंगोल जो है जो कभी भी भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो क्या करते थे, वो बहुत बहुत दिनों के लिए अब किसी ना किसी अभियान की तरफ चले जाया करते थे। उसी दौरान इल्तुतमिश का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन भी बहुत अच्छा ये कह सकते हैं युद्ध नीति में काफी ज्यादा निपुण था, उसे भी राजनीति की काफी अच्छी समझ थी। लेकिन इल्तुतमिश चाहता था कि नसीरुद्दीन मेरे मरने के बाद नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठे दिल्ली सल्तनत को संभाले। लेकिन एक एक्सीडेंट में 1229 के आसपास नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश के सामने थोड़ा सा संदेहपूर्ण, डाउट फुल एक सिचुएशन आ गई कि वो अब क्या करे, क्योंकि उसके जो दूसरे बेटे थे वो इतने योग्य नहीं थे। देखिए क्या होता है, ये इतिहास हमेशा से बना आया है कि अयोग्य पुत्र के मोह में कभी भी साम्राज्य का हमें बंटाघार नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है, अगर पुत्र योग्य नहीं है तो हमें जो साम्राज्य है वो किसी और के हाथ में उसकी बागडोर जो है वो सौंप देनी चाहिए। ऐसा ही कुछ किया इल्तुतमिश ने भी। इल्तुतमिश का बेटा नसीरुद्दीन नहीं रहा, तो इल्तुतमिश ने ये सोचा कि अब जो मेरे बेटे योग्य नहीं है, अब मैं किसे साम्राज्य अपना दूं। उसकी नजर पड़ी अपनी बेटी रजिया अल दीन के ऊपर। जिस वक्त नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई उससे ही अगले साल लगभग 1230-1231 के आसपास इल्तुतमिश अपने ग्वालियर के अभियान पर गए हुए थे। उस अभियान के दौरान जो कहते हैं ना कि जब जो राजा जाता है, जो फर्स्ट पोजीशन वाला राजा जाता है, तो किसी ना किसी केयर टेकिंग राजा के पास अपनी उपाधि छोड़कर जाता है, अपना टाइटल छोड़ के जाता है, अपना साम्राज्य छोड़कर जाता है। उसी दौरान इल्तुतमिश ने ग्वालियर के अभियान के दौरान ही रजिया अल दीन के पास अपना साम्राज्य छोड़कर गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि रजिया अल दीन को अपना साम्राज्य संभालने के लिए देकर गया था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ये देखा कि रजिया अल दीन ने ग्वालियर का जो अभियान है, मतलब ग्वालियर के अभियान के बाद जब वो लौटा तो ये देखा कि रजिया अल दीन ने इस साम्राज्य को काफी अच्छी तरह से संभाला। उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये भी कहा जाता है रजिया अल दीन के बारे में कि ये सेक्युलर थी, ये धर्मनिरपेक्ष हुआ करती थी। ये नहीं देखती थी कि मेरे जो दरबार में व्यक्ति आया है मुझसे मदद मांगने, ये किस धर्म का है, ये इस्लाम को मानता है, हिंदू है, क्या है, ये किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखती थी। सभी धर्मों को बराबर मानती थी रजिया अल दीन। देखिए साल था 1236। 1236 में क्या हुआ, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश उसकी मृत्यु हो गई 1236 में। अब क्या हुआ, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, परंतु इल्तुतमिश ने
अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को घोषित कर दिया था। देखिए क्या है भाई, हमारे समाज की सबसे कड़वी सच्चाई क्या है कि महिलाएं जब हमसे ज्यादा ऊंचे पद पर बैठने की कोशिश करती हैं तो हमें ये सारी बातें खलने लगती हैं। ये सच्चाई है, कितने ही हम ये बन जाएं कि हम महिलाओं की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिलों में ये बात रहती है कि महिला हमसे ऊपर कैसी हो गई। और एक और बात याद रखिएगा, इतिहास गवाह भी रहा है, जब भी बागडोर महिला के हाथ में आई है तो हमेशा साम्राज्य जो है उसने तरक्की की है, चाहे वो रजिया सुल्तान का वक्त हो या इंदिरा गांधी का वक्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो ये बात सबको पता थी कि अब जो गद्दी पर बैठेगी वो है रजिया सुल्तान। लेकिन देखिए वही बात, जितने भी गवर्नर्स थे, बल्कि रजिया सुल्तान का भाई जो कि उसका हाफ ब्रदर था, मतलब सौतेली माँ का बेटा था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन, उसने ही बगावत कर दी थी रजिया सुल्तान के विरुद्ध और खुद बैठ गया था दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। रुकनुद्दीन देखिए बेसिकली अयोग्य था, दिमाग तो था नहीं। देखिए क्या है, जब दिमाग नहीं होता किसी व्यक्ति में तो सबसे ज्यादा वो जो बेटा है वो माँ की सुनता है, तो माँ के पास जाया करता था वो सलाह लेने के लिए, तो क्या करना है क्या नहीं करना है सारे डिसीजन लेने के लिए अपनी माँ शाह तुर्कान। देखिए क्या, इल्तुतमिश की पत्नियां बहुत सी थी, लेकिन हम दूसरी पत्नी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है शाह तुर्कान, जिसका बेटा रुकनुद्दीन था। तो ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद उसकी विधवा शाह तुर्कान और उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने दिल्ली सल्तनत पर बैठकर साम्राज्य चलाने की कोशिश की, परंतु ये पूर्ण रूप से विफल कोशिश थी। इस कोशिश में उन्हें सफलता नहीं मिली। कारण यह था कि वो जिस गद्दी पर बैठे थे वो उस गद्दी पर बैठकर भेदभाव करने लगे, वहां पर बैठकर वो कम्युनल दंगे करवाते रहे। जिस भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश की उसे सरेआम मरवा दिया जाता था। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तानाशाही शुरू हो चुकी थी रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान की। इस बात से सारी की सारी जनता थी वो रुष्ट हो गई। देखिए अब सीधी सी बात है, जब जनता रुष्ट हो जाती है तो राजा कितना ही महान क्यों ना हो, तख्ता पलट तो हो ही जाता है। इतिहास उस समय भी यही कहता था, आज के समय भी यही कहता है। देखिए क्या हुआ, अब रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान की हत्या करवा दी गई, और हत्या करवाने के बाद लोगों ने ये देखा कि अब ऑप्शन कोई बचा नहीं, गद्दी पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा रजिया अल दीन, या फिर उस समय जब गद्दी पर बैठी तो उसने अपने आप को कहलवाया रजिया सुल्तान। देखिए एक ऐसी महिला जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान लगाया। अच्छा, बहुत से इतिहासकार इसे रजिया सुल्ताना भी कहते हैं। देखिए सुल्तान होता है जो किंग होता है, और सुल्ताना कौन होती है, जो किंग की वाइफ होती है। तो असली में इसका जो नाम था वो रजिया सुल्तान था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे रजिया सुल्ताना कहते हैं, वो ठीक नहीं है क्योंकि सुल्तान की वाइफ को सुल्ताना कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब रजिया सुल्तान गद्दी पर आई, गद्दी पर बैठी, तो जितने भी गवर्नर्स थे सब के सब बिलक उठे। उन्हें ये पता था कि भैया महिला के हाथ में बागडोर आ गई है। उनकी ये सोच थी कि महिला किचन के अंदर ही अच्छी है, महिला के हाथ में कड़छी ठीक लगती है, कहाँ महिला के हाथ में तलवार दे दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो महिला कड़छी उठा सकती है वो तलवार भी चला सकती है। ऐसी ही कुछ थी रजिया सुल्तान। बहुत से इतिहासकारों ने कहा है कि उस वक्त की सबसे बढ़िया जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो रजिया सुल्तान के दरबार में हुआ करती थी। रजिया सुल्तान के पास प्रबंधन की, एडमिनिस्ट्रेशन की काफी कुशल समझ थी, काफी होशियार थी ये। अच्छा, इसने क्या किया, जो उसके पिता इल्तुतमिश ने अपने समय में गुलाम वंश में कुछ सिक्के चलवाए थे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको कि जो चांदी के सिक्के थे उन्हें कहा जाता था, क्या कहते थे उन्हें,
टका या टंका ये कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें जीतल कहा जाता था। तो रजिया सुल्तान ने अपने पिता के ही चलवाए हुए सिक्कों को ही जारी रखा, लेकिन इन्हीं टका और जीतल के नीचे एक बात लिखवाई थी, रजिया सुल्तान डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, मतलब डॉटर नहीं, इंग्लिश का प्रचलन नहीं था। उसने लिखवाया कि मैं जो रजिया सुल्तान है किसकी बेटी है, वो इल्तुतमिश के नाम से ही जानी जाएगी और किसी के नाम से नहीं जानी जाएगी। तो अपना नाम भी गुदवाया, लेकिन अपने पिता का नाम भी साथ में उन सिक्कों पर गुदवाया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। अब देखिए बहुत से गवर्नर्स तो इसके खिलाफ थे, लेकिन कुछ एक दो गवर्नर थे जो इसके साथ भी थे। और जो साथ था, एक गवर्नर जो था इसका बचपन का दोस्त, और ये कह सकते हैं कि एक तरफा इसे प्यार करने वाला इसका एक साथी, जिसका नाम था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया भी कह सकते हैं, अल्तुनिया नाम था उसका। अल्तुनिया को रजिया सुल्तान ने क्या किया था, भटिंडा या फिर ये कहें पंजाब का इख्तियार बना रखा था। इख्तियार मैंने बताया था आपको, इख्तियार क्या होता है बेटा? इख्तियार क्या होता था? जमीन का एक टुकड़ा जिसे इख्ता कहा जाता था, उसके अधिकारी को इख्तियार, और जो उससे टैक्स वसूला जाता था उसे इक्तेदारी प्रथा कही जाती थी। अल्तुनिया नाम का था जो कि पंजाब का इख्तियार बनाया था रजिया सुल्तान ने अपने समय पर। अब देखिए अल्तुनिया जो था रजिया सुल्तान का बचपन का मित्र था, बचपन का मित्र था, तो ये कह सकते हैं कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान से कहीं ना कहीं वन साइडेड लव किया करता था। प्रेम तो था पर कहने की हिम्मत नहीं थी, और अच्छा हुआ कहा भी नहीं, क्योंकि रजिया सुल्तान शायद एक्सेप्ट भी नहीं करती। ठीक है जी। अब देखिए कहानी में एक ट्विस्ट और आता है। रजिया सुल्तान के ही दरबार में एक, ये कह सकते हैं कि इथोपिया का एक गुलाम हुआ करता था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था याकूत खान, या फिर याकूट खान कहा जाता था उसे। ये कहाँ का था बच्चों? याकूत खान इथोपिया का था। और रजिया सुल्तान का किस वंश से बिलोंग करती थी? तुर्क वंश से, टर्किश वंश से बिलोंग करती थी। याकूत खान जो था इसका गुलाम हुआ करता था, याकूत खान रजिया सुल्तान के दरबार में। और रजिया सुल्तान के यहाँ क्या करता था? अस्तबल में काम किया करता था, शाही घोड़ों की देखभाल किया करता था, उन्हें नहलाने का काम किया करता था, घुड़सवारी सिखाया करता था रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने याकूत खान को एक पोस्ट दे रखी थी, एक पद दे रखा था, जिसका नाम था आमीर ए आखूर। आमीर ए आखूर का मतलब होता है अस्तबल का प्रधान या अस्तबल का अधिकारी। लेकिन देखिए याकूत खान रजिया सुल्तान को जब अपने हाथों पर पैर रख के उसका घोड़े पर चढ़ाया करता था, तभी रजिया सुल्तान और याकूत खान की नजरें मिल गई। देखिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रजिया सुल्तान और याकूत खान काफी अच्छे मित्र थे, लेकिन वहीं बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दोनों के बीच में प्रेम था। तो याकूत खान और रजिया सुल्तान के बीच में अगर प्रेम था, तो प्रेम जब होता है तो क्या होता है? शेरो शायरी होती है। तो याकूत खान के मन में काफी शेर आते थे कि आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, और दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया कि लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। रजिया सुल्तान याकूत खान की आंखें मिली, दोनों की आंखें 2 से 4 हुई। अब 2 से 4 हुई तो प्रेम हो गया। अब देखिए क्या हुआ, अल्तुनिया को इस बात का मालूम पड़ गया कि रजिया और याकूत के बीच में प्रेम प्रसंग है जो कि शुरू हो चुका है। इस बात से अल्तुनिया नाराज हो गया। अब अल्तुनिया ने क्या किया बच्चों? अल्तुनिया ने जितने भी बाकी गवर्नर्स थे उन्हें भी भड़का दिया, और इसके साथ साथ रजिया सुल्तान का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था
बहराम शाह। बहराम शाह नाम का इसका एक भाई था, उसे भी भड़का दिया। भड़का के साथ साथ ये कह दिया कि मैं क्या करूंगा, अल्तुनिया ने ये कहा रजिया सुल्तान को मैं हरा दूंगा और बहराम शाह तुम गद्दी पर बैठ जाना। देखिए वादे तो हो जाते हैं, क्या वादे पूरे होते हैं, ये बात इंपॉर्टेंस रखती है। अल्तुनिया के मन में क्या था, अल्तुनिया के मन में दिल्ली का सुल्तान बनने की थी, लेकिन अल्तुनिया को यह पता था कि देखिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहराम शाह के कंधे पर रख के बंदूक चला दी अल्तुनिया ने। अल्तुनिया ने कहा कि रजिया सुल्तान को हरा दूंगा, बहराम शाह तुम गद्दी पर बैठ जाना, मैं अपने पंजाब में खुश हूं। लेकिन खुश तो था नहीं वो, क्योंकि उसे ये मालूम था कि लड़की तो गई हाथ से, साम्राज्य ना चला जाए हाथ से। अब क्या किया अल्तुनिया ने, अल्तुनिया ने कर दिया विद्रोह, पंजाब में विद्रोह कर दिया अल्तुनिया ने। और इसमें क्या किया, बहुत सारे गवर्नर्स को भी साथ में ले लिया। इसके साथ साथ उसने क्या किया, जो कि इल्तुतमिश ने 40 लोगों की एक टीम बनाई थी, एक ग्रुप बनाया था ना, क्या नाम था उसका, तुर्कानी चहलगानी, उन सभी लोगों को भी अपने साथ ले लिया अल्तुनिया ने। अब विद्रोह जब हुआ तो रजिया सुल्तान और याकूत खान तक बात पहुंची। अब देखिए बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात चली थी पंजाब से, पहुंच गई कहां, रजिया सुल्तान तक। रजिया सुल्तान कहां थी, दिल्ली में थी। दोनों तक बात पहुंच गई कि भाई अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया है। अब याकूत खान ने, रजिया सुल्तान ने, दोनों ने सोचा कि जो प्रेम कर लिया है तो प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार हो ही गया है तो एक काम करते हैं, जो जो हमारे बीच में आएगा, चाहे हमारे प्यार के बीच में आए चाहे हमारे साम्राज्य के बीच में आए, दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा ही कुछ किया रजिया सुल्तान और याकूत खान ने। दोनों अपनी सेना लेकर पहुंच गए कहां, अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए पंजाब पहुंच गए दोस्तों। अब देखिए दिल्ली से चला मेरा दोस्त पहुंच गया पंजाब। अब पंजाब में क्या हुआ, अल्तुनिया की सेना पहले से तैयार थी। रजिया सुल्तान और याकूत खान की जो सेना जो आई थी थकी मांदी थी, अल्तुनिया की सेना काफी रिफ्रेशिंग मूड में थी। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने हरा दिया। और ये बात है लगभग 1240 के आसपास की। 1240 में क्या हुआ, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच में युद्ध हुआ। अल्तुनिया जीत गया। जीतने के साथ साथ उसने देखा कि भाई लड़की मेरे हाथ से निकली है, तो कारण क्या है, कारण है याकूत खान। याकूत खान को मार दिया, याकूत खान की हत्या कर दी किसने, अल्तुनिया ने। अब देखिए लड़की बच गई है, लड़की को कर लिया कैद, अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। एक सुल्तान होते हुए उसे कैद करने की गुस्ताखी की अल्तुनिया ने, ठीक है। अब कैद तो कर लिया, इस बात का पता जैसे ही चला इसके भाई बहराम शाह को, बहराम शाह ने इस बात का फायदा उठाया और कहां बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल किस हिसाब का बन गया। रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली की शासिका थी, देखिए दिल्ली का एक, ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली की गद्दी जिसकी हकदार कौन थी, रजिया सुल्तान। लेकिन कौन बैठ गया, बहराम शाह। अल्तुनिया का मन क्या था, दिल्ली पर बैठने का। अब क्या होता है बच्चों, दोस्त या फिर ये कहें कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने प्लान बनाया। अल्तुनिया ने कहा रजिया सुल्तान को कि या तो मुझे दिल्ली दे दो या मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि अल्तुनिया को ये पता था कि दोनों बातों में ही लड्डू मेरे हाथों में। क्यों, क्योंकि अगर उसे दिल्ली मिल जाता तो भी वो सुल्तान बन जाता, और अगर उसे रजिया सुल्तान से विवाह हो जाता, उसका निकाह हो जाता, तो भी वो सुल्तान बन जाता। इसे कहावत है ना बच्चों कि दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ऐसे ही कुछ अल्तुनिया चाहता था। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों ने सोचा कि अब जो बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया है उससे युद्ध किया जाए और अपनी साम्राज्य जो है उससे वापस लिया जाए। लेकिन बहराम शाह जो था उसके पास अब कंट्रोल आ चुका था, किसका, उन 40 लोगों का जिसे कहा जाता था तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा।
जो 40 लोग थे उसमें कुछ स्पाइस भी थे, कुछ गुप्तचर भी थे। उन्होंने बता दिया था बहराम शाह को कि अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विवाह हो चुका है, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, अगर बस का हो तो अपनी गद्दी बचा लेना, वरना गद्दी तो हाथ से गई बेटा। इसी के साथ जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया पंजाब से निकलकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, रास्ते में एक जगह आई जिसका नाम था कैथल। हरियाणा में जगह है कैथल, ठीक है जी। जीएस वाले सर बताते होंगे, ऋषियों की नगरी है कैथल, है ना जी। देखिए क्या हुआ, जब अल्तुनिया और रजिया सुल्तान कैथल पहुंचे, कैथल पहुंचने के बाद अपना पड़ाव डाल रखा था। पड़ाव मतलब ये कह सकते हैं कि आराम करने के लिए रुके हुए थे, रात का समय था। तब दिल्ली से बहराम शाह ने अपने कुछ सैनिक भेज दिए कैथल में, जहां उसका पड़ाव था। वहीं पर रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी, रजिया सुल्तान को मार दिया, और साथ में किसे मार दिया, अल्तुनिया को भी मार दिया। अल्तुनिया जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए इसने बहराम शाह की मदद की थी, उसने बहराम शाह ने अल्तुनिया को भी मरवा दिया। देखिए जो राजनीति है वो किसी की नहीं होती, उसमें बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। ये तो फिर भी कहीं ना कहीं गवर्नर था अल्तुनिया, और बहराम शाह राजा का या फिर कहें सुल्तान का भाई था, तो इसको भी मरवा दिया। अच्छा देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है बच्चों के रजिया सुल्तान की जो कब्र है या फिर इसका मकबरा है वो कहाँ पर है। इतिहास में ये कहा जाता है कि इसका मकबरा कैथल में है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस पर संशय बनाए हुए हैं, कुछ ने इस पर डाउट भी क्रिएट किया है। लोग कहते हैं कि इसका मकबरा कैथल में भी है, हो सकता है दिल्ली में भी हो सकता है, और राजस्थान में एक जगह है टोंक, वहां पे भी हो सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि 3 जगह जो है दिल्ली, टोंक और कैथल, तीनों के जो कब्र बनी हुई है वहां पर अरबियन या पर्शियन भाषा के अंदर ये लिखा हुआ है रजिया सुल्तान का मकबरा। और टोंक के लोग, राजस्थान के लोग तो ये तक कहते हैं कि याकूत खान और रजिया सुल्तान का जो मकबरा है वो बिल्कुल साथ साथ बनाया हुआ है। देखिए प्रेमियों का शायद मकबरा साथ साथ हो सकता है, तो अभी इस पे डाउट है, लेकिन एचएसएससी जिसे मानता है वो कैथल को मानता है बेसिकली, तो हम कैथल को मार्क कर सकते हैं। देखिए ठीक है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। कब हत्या हुई थी भाई, याद रखेंगे। देखिए इस पे भी डाउट है, कुछ कहते हैं 14 अक्टूबर 1240 में हुई थी, और कुछ इतिहासकार कहते हैं 15 अक्टूबर 1240 पे हुई थी, लेकिन हम 15 अक्टूबर मानेंगे, 15 अक्टूबर को ही मार्क कर लेंगे। 15 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या हुई थी। कहाँ हुई थी, कैथल में। अच्छा इसकी हत्या पर एक और संशय बना हुआ है, लोग कहते हैं कि बहराम शाह के द्वारा भेजे गए सैनिकों ने इसकी हत्या की थी, और कुछ लोग कहते हैं कि कैथल के आसपास जो लोकल डाकू थे वो लूटने आए थे और उन्होंने हत्या कर दी रजिया सुल्तान की। तो देखिए काफी मिस्टीरियस इसकी स्टोरी है, इतिहासकारों के पास पुख्ता इसकी जानकारी नहीं है इतिहास में बेसिकली, लेकिन जो एचएसएससी मानता है वो यही मानता है कि बहराम शाह द्वारा इसकी हत्या करवाई गई थी। और कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या करवा दी गई थी। देखिए इतिहास में एक जो महिला, मुस्लिम महिला, पहली और दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान, जिसके पास काफी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की सोच थी, समझ थी, और बहुत सूझबूझ से फैसले लिया करती थी। इतिहासकार ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष थी, ये नहीं कहती थी, मान सुनती थी कि किस धर्म का है किस कैसा है, पहले न्याय होगा, धर्म तो बाद में भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो जो रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम शासिका, या फिर ये कहें कि एकमात्र शासिका, को इसके बाद कोई महिला शासिका ने कभी भी दिल्ली सल्तनत पर बैठकर शासन नहीं किया। तो रजिया सुल्तान की जन्म हुआ 1205 में, मृत्यु हुई 1240 में। इसी के साथ रजिया सुल्तान की स्टोरी खत्म होती है। जब अगला लेक्चर हम लेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे बहराम शाह, जिसने छल कपट करके गद्दी पर जो बैठ गया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। तो बच्चों आज की जो हमारी इतिहास की क्लास है उसको वाइंड अप करते हैं, उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो और उम्मीद रखते हैं कि सभी लोग अपने अपने घर में कुशल मंगल होंगे,
सभी लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन होगा तभी सुखी जीवन होगा। चलिए, आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। और इसी के साथ एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल शिक्षा सूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तभी हमारा भी हौसला